कि आप वहाँ पे राजस्थान में तो अजमेर दरगाह है, आप वहाँ पे गए हो? मैंने कहा मैं नहीं गई। मैंने इनसे बोला आप गए हो? बोले नहीं मैं नहीं गया हूँ। ये भी बोला मैं नहीं गया हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बोला, फिर बोला कितना दूर है आपसे? मैंने कहा 120 किलोमीटर है। तो फिर ये बोला, हमसे बोला कि आप के साथ में कितने लोग हैं? मैंने कहा 20 लोगों का हमारा ग्रुप आया है। आप मैरिड हो अनमैरिड हो? मैं उस दिन शॉर्ट्स पहनी हुई थी और सिंदूर वगैरह भी नहीं था। मैंने कहा नहीं मैं मैरिड हूँ। तो फिर बोले कि पति, मैं वो नहीं आए लेकिन मेरे साथ ही थे। मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मैंने कहा वो नहीं आए पति और बच्चे अभी हुए नहीं, अभी 1 साल शादी को हुआ है। तो फिर वो बोले कौन कौन है आपके साथ? तो मेरे साथ में मेरी 1-2 फ्रेंड चल भी रही थी, वो सुन भी रही थी। मैंने ऐसे नहीं बोला था ये, मैंने बोला वो है। लेफ्ट पैर में था। हाँ, तो लेफ्ट पैर में वो फ़ोन रखा हुआ था। एक उसके लकड़ी टाइप का कुछ चाकू वगैरह था, वो राइट में था, एक में पैर था। तो वो जब फ़ोन निकाला ना तो ऐसे वो हुआ, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये फ़ोन यहाँ पे रखा है। फिर और डाउट बढ़ा। तो फिर वो फ़ोन निकाल के बोलता है प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी मैं 35 बंदूकें भेजा हूँ और वह झाड़ी में रखी है, घाटी कोई बोला था, घाटी भेजा हूँ ऐसे करके, और लड़का वहाँ पे भेज दिया हूँ, और प्लान ए फेल, वो काम नहीं हो पाया ऐसे करके कुछ बोला वो। सर मैं खुल के बताती हूँ, श्रीनगर में ओनली सिक्योरिटी थी, पहलगाम, पटनी टॉप, सोनमार्ग, किसी भी जगह पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी और कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, एक बंदा भी नहीं था। जैसे पहलगाम में एंट्री करते हो आप तो 2 लोग होते हैं ना एंट्री पे, तो जैसे हम लोग अपने जौनपुर में आते हैं कोई एंट्री पे बहुत होता है, बस वहीं थे। टूरिस्ट प्लेस पे कोई भी नहीं था। मैं तो वहाँ पे 7 डेज कश्मीर का विजिट की हूँ, मुझे श्रीनगर के अलावा कहीं पे भी कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिली है, ना लोकल पुलिस मिली है, ना आर्मी से, ना BSF से, ना आर्मी से, कोई भी नहीं मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं PG न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ 22 तारीख को पूरा देश देखा, लेकिन आपको बता दें कि अगर उस घटना की चर्चा की बात करें तो कहीं न कहीं पूरे भारत में तमाम लोग जो है उसकी घोर निंदा कर रहे हैं। वो हाथ जिसके मेहंदी नहीं छूटे थे उसके सुहाग उचड़ जाते हैं पहलगाम में जाके। ऐसे में अगर बात करें तो एकता तिवारी जी भी वहाँ पर मौजूद थी और अपने आँखों द्वारा जो कुछ देखी हैं, जब ये कैमरे पर बयां करती हैं मित्रों, तो सुनने वालों के जो हैं वो रूह कांप जाते हैं, थर्रा जाते हैं कि आखिरकार जो है कहीं न कहीं भगवान भोलेनाथ की कृपा जो है वो एकता तिवारी के ऊपर थी और वो वहाँ से वापस आ जाती है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो भारत जो है तमाम दावे करता है, अगर हम बात करें सरकार जो है तमाम दावे करती है कि सब कुछ जो है बहुत अच्छा चल रहा है और आतंकवादी जो है वो अब भारत देश में हमला करने के लिए 100 बार सोचते हैं कि आखिरकार कैसे किया जाए। लेकिन अगर तब भी देखा जाए तो बड़ी बड़ी घटनाएं जो हैं वो हो ही जाती हैं। ऐसे में बात करें तो एकता तिवारी के साथ क्या कुछ हुआ, इनके साथ बदसलूकी भी वहाँ पर की गई, क्या कुछ हुआ, हम लोग एक एक कड़ी जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका जी। यहाँ से आप जो है जम्मू कश्मीर पहलगाम के लिए कब निकलते हैं? पहलगाम के लिए सर हम लोग यहाँ से 13 अप्रैल को निकले थे, लेकिन हम लोगों ने पूरा कश्मीर जो है विज़िट करने का प्लान था हमारा, जो वहाँ के टूरिस्ट प्लेस हैं। तो 13 अप्रैल को हम यहाँ से निकलते हैं, 14 अप्रैल को हम वैष्णो देवी पहुँचते हैं कटरा, 15 अप्रैल को वैष्णो देवी दर्शन वगैरह करते हैं और 16 अप्रैल को हम श्रीनगर के लिए निकलते हैं। रात को 11 बजे श्रीनगर पहुँचते हैं 16 अप्रैल को। 17 अप्रैल को हम लोग श्रीनगर विज़िट करते हैं, 18 अप्रैल को वहाँ की लोकल चीज़ें देखते हैं, 19 अप्रैल को हम लोग सोनमार्ग जाते हैं, 20 अप्रैल को हम लोग जाते हैं वहाँ पर पहलगाम। हाँ, 20 अप्रैल को अगर हम बात करें तो आप पहलगाम में ही थे। जी, 20 अप्रैल को हम पहलगाम जाते हैं और वहाँ पे हम लोगों को कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो मैं बहुत उससे गई थी आके, हम लोग जाएंगे तो सब आर्मी वगैरह वाले हमारा आधार कार्ड वगैरह चेक करेंगे, क्योंकि नॉर्मली मैं सिक्किम में रही थी तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी कि जब आप एंट्री करते हो बाहर से तो आपको पहले वहाँ पे अपना ये फेस दिखाना पड़ता है और अपना वो आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। तो मैं वही सोच के वहाँ पे भी गई थी कि ऐसा होगा। तो मैंने सबसे, अपने जो गाड़ी में थे 20 लोग, सबसे बोला अपने अपने आधार कार्ड निकाल लो, और वो ऐसी प्लेस पे हम लोग आ गए, यहाँ पे जांच होंगी हमारी।
अच्छा, कुछ लोग मैम जो है आपसे ये जानना चाहते हैं या तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं, जो आपकी 20 लोगों की टीम या टोली थी, वो लोग सब लोग अलग-अलग ज़िले से थे या फिर जौनपुर से ही सब लोग थे? सर सब लोग जौनपुर से थे। दो लोग जो थे वो रीवा से थे, लेकिन अभी वो भी 2-3 साल से जौनपुर में ही रह रहे हैं। सारे मेरे फ्रेंड्स जौनपुर से ही थे। अच्छा, सब लोग जौनपुर से थे। जी। और सभी को लीड जो है वो एकता तिवारी कर रही थी। जी। उनकी फैमिली जो है मेरे ऊपर ही भेजी थी, क्योंकि वो मेरे को भरोसा भी बहुत करते हैं और थोड़ा लगा के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे ऊपर ही भेजे थे। अच्छा, उसके बाद आप वहाँ पहुँच जाती हैं, फिर उसके बाद क्या कुछ वहाँ पर होता है? सर हम लोग पहुंचते हैं वहाँ पर, पहलगाँव में पहुंचते हैं 20 अप्रैल को। तो 20 अप्रैल को हम पहलगाँव पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी वाले जो थे, 2 आर्मी वाले, जो पहलगाँव लिखा हुआ था जहाँ से एंट्री करते हैं, सिर्फ वहाँ पर ही थे। उसके बाद हम अंदर जाते हैं, अंदर जाके हम लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह सब कुछ लेते हैं, और फिर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आरू वैली और वो कहाँ पर है, तो वो वहाँ पे खच्चर वाले बताते हैं आरू वैली तो बंद है, वहाँ पे नहीं जा सकते आप, सिर्फ यहाँ पे मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसको बोलते हैं बेशराना, वहाँ पे जा सकते हो। जो ये आतंकी हमला हुआ है उसका नाम मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है, बेशराना। मैंने बोला ठीक है, आप हमें वहाँ पे लेके जाइए। तो वो बोले वहाँ पे आप खच्चर से जा सकते हो। हमने कहा हमें गाड़ी से, बोले गाड़ी का रास्ता नहीं है। और वाकई में वहाँ गाड़ी का रास्ता नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार रास्ता था और पहाड़ के ऊपर हमको चढ़ना था। तो हम लोग खच्चर करते हैं, 17 खच्चर होते हैं। यहाँ से हमारे साथ 12 लोग जाते हैं, और वो 100 मीटर 200 मीटर आगे जाके 12 में से 4 या 5 लोग रह जाते हैं। मैक्सिमम 6 लोग के चलो, लेकिन रहते तो 4-5 ही हैं, क्योंकि एक खच्चर वाला 4 खच्चरों को वहाँ पे मैनेज कर रहा था। अच्छा, वहाँ पर अगर हम बात करें, जितने लोग घूमने के लिए जाते हैं वो खच्चर से ही एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे जाते हैं? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर है और जंगल में होके और खाई के रास्ते हमें जाना होता है। वहाँ पे इधर खाई होती है, इधर जंगल होता है, तो हम उससे जाते हैं। वो 6 किलोमीटर का पूरा रास्ता है, नीचे से लेके ऊपर तक, वैशरान तक, मिनी स्विट्ज़रलैंड तक। वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। हम लोग जाते हैं, बीच रास्ते में हमको ये जो है आपको बताते हैं, ये जो है ये हमको मिलते हैं, ये और ये दोनों। जब ये स्केच जारी हुआ, इसके जारी हुआ तब हम पहचाने, और बहुत शांत रहते हैं ये, कुछ भी ये दोनों बातें नहीं करते हैं, बहुत शांत रहते हैं। जरा कैमरे पर दिखाइए इन दोनों का फोटो। आप ये देख सकते हैं, जब इसका स्केच जारी हुआ तब कहीं न कहीं एकता को लगने लगा कि ये तो हमसे मिले थे। ये तो हमसे मिले थे, हाँ। और उससे पहले हमें नहीं लगा था कि हम ये देखो, ये ऐसा रास्ता होता है वहाँ पे, इस रास्ते से हम लोग जाते हैं ऊपर। और ये इस पे मेरे को सबसे ज़्यादा डाउट हो रहा था, क्योंकि ये देखने में भी जो है वो टेररिस्ट लग रहा है। देखने पे नहीं, मैं क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी अपनी ऐसे सेविंग वगैरह रखते हैं, लेकिन मेरे को इस पे डाउट इसलिए हो रहा था। हम लोग जाते हैं तो ये हम मेरे से बात करता है, बोलता है कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा एकता, पूरा नाम मैंने कहा एकता। तो फिर बोला मैंने कहा मैं एकता ही लगाती हूँ, एकता ही लिखती हूँ। तो फिर बोला आप कहाँ से हो? मैंने कहा राजस्थान जयपुर से हूँ, लेकिन अभी बाबा काशी की नगरी से आ रहे हैं, बाबा की नगरी काशी से, वाराणसी से। और मैं काशी बोली थी। तो बोले अच्छा, तो फिर बोले कि आप वहाँ पे राजस्थान में तो अजमेर दरगाह है, आप वहाँ पे गए हो? मैंने कहा मैं नहीं गई। मैंने इनसे बोला आप गए हो? बोले नहीं मैं नहीं गया हूँ। ये भी बोला मैं नहीं गया हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बोला, फिर बोला कितना दूर है आपसे? मैंने कहा 120 किलोमीटर है। तो फिर ये बोला, हमसे बोला कि आप के साथ में कितने लोग हैं? मैंने कहा 20 लोगों का हमारा ग्रुप आया है। आप मैरिड हो अनमैरिड हो? मैं उस दिन शॉर्ट्स पहनी हुई थी और सिंदूर वगैरह भी नहीं था। मैंने कहा नहीं मैं मैरिड हूँ। तो फिर बोले कि पति, मैं वो नहीं आए, लेकिन मेरे साथ ही थे। मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मैंने कहा वो नहीं आए पति और बच्चे अभी हुए नहीं, अभी 1 साल शादी को हुआ है। तो फिर वो बोले कौन कौन है आपके साथ? तो मेरे साथ में मेरी 1-2 फ्रेंड चल भी रही थी, वो सुन भी रही थी। मैंने ऐसे नहीं बोला था ये, मैंने बोला वो हैं, ऐसे करके फिंगर किया। सीधा इंडिकेशन नहीं दिया? सीधा इंडिकेशन नहीं दिया, फिंगर ऐसे और ऐसे किया था, फ्रंट में एंड बैक में। तो फिर वो हमसे बोलते हैं उसके बाद कि आप किस धर्म को ज़्यादा मानती हो? मैंने कहा बौद्ध। हिंदू में मैं पैदा हुई हूँ और मुस्लिम को मानती हूँ। बोले आप किस भगवान को मानती हो? मैंने कहा भोले बाबा को मानती हूँ। तो बोले आपके उससे लग रहा है, आप गर्दन पे लगाई हुई हो, ज़्यादा उनको ही मानते हो? मैंने कहा हाँ। आपके बोले उनका, आपके उसका,
भोले बाबा ने बोला था आपके उस भगवान का तो हमारी कुरान में जिक्र हुआ है और तुमको वो कुरान तुम पढ़ी हो कभी? मैंने कहा नहीं, मैं उर्दू नहीं जानती ना, तो मैं नहीं पढ़ी हूँ। बोला वो हिंदी में भी है, आप पढ़ना कुरान। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने ठीक है बोला, फिर बोला गुड गर्ल। अब उसके बाद फिर वो हमसे बोलता है कि आप की दोस्त जो हैं और फ्रेंड वगैरह कौन से ग्रुप के ज़्यादा हैं, कौन से? मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड्स ज़्यादातर है मुस्लिम है, लेकिन सब हम लोग हिंदू ही थे और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादातर है हिंदू ही हैं। पर मैंने बोला कि मैं ऐसे बोलूँगी क्योंकि मेरे जीजू बोले थे उधर वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, तो हो सकता है उस हिसाब से तुम मैनेज करना, वहाँ पे भोले बाबा ओम नमः शिवाय ये सब मत करना। तो फिर मैं उसी हिसाब से वहाँ पे आंसर दे रही थी। तो फिर वो हमसे बोलता है कि आप जो है आपकी फ्रेंड वगैरह तो जाती होंगी मस्जिद वगैरह? मैंने कहा जी जाती हैं, मैं भी उनके साथ जाती हूँ। आपने ऐसे बोला। अमरनाथ कभी आप गए हो? मैंने कहा नहीं, मैं अमरनाथ नहीं गई हूँ। तो बोला आप आ जाना। और मैंने कहा, फिर बोला कि आप जाओगी अमरनाथ तो हम आपको सीधे एंट्री करा देंगे। तो मैंने बोला आप अपना नंबर दीजिए। वो अपना नंबर नहीं दिया, बोला कि आप डेट वगैरह बता दो, टाइम बता दो और कौन सी ट्रेन और कौन सी वो आती है वो बता दो, या फ्लाइट से आओगे तो कौन सी आती है, हम वहाँ पे अपना आदमी वो कर देंगे। आपको बता दें कि पहलगाम में जब ये घटनाएं घट रही थी तो वहाँ पर न जाति और न भाषा न राज्य, बल्कि अगर हम बात करें तो वहाँ पर बात ये हो रही थी कि आप किस धर्म से हैं। बस धर्म देखकर वहाँ पर सबको जो है गोलियों से भून दिया जा रहा था। लेकिन जब एकता तिवारी से ये सवाल किया गया कि आप किस धर्म से हैं, तो इन्होंने अपना धर्म हिंदू बताया, लेकिन इन्होंने बताया कि हम बौद्ध को ज़्यादा मानते हैं। और अगर हम बात करें तो जब ये वहाँ पर थी तो इनसे भी वो गतिविधियाँ चल रही थी, लेकिन उस दिन वो लोग ये घटना नहीं किए। वो भी क्यों नहीं किए, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो एकता तिवारी ही बताएंगी। और हालांकि इनके इंटरव्यू से वो पता चल चुका है कि वो लोग उस दिन घटना का अंजाम क्यों नहीं दिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, जब ये सब पूछते हैं फिर और आपसे क्या कुछ कहते हैं? सर मेरे को उन पे डाउट हुआ। वो मेरे से बोले कि हम 11 साल में कुरान का टीचर रहा हूँ। तो मैंने कहा 11 साल टीचर रहा है तो ये यहाँ पे खच्चर वाला कैसे? और वो अगर वो जॉब भी करेगा, अगर उसको टीचर की पसंद नहीं है तो कोई और करेगा, खच्चर वाला क्यों बनेगा? तो मेरा माइंड वहीं से थोड़ा सा घूमा। तो फिर मैंने बोला कि आप 11 साल उसमें रहे हो इस लाइन में। मैंने कहा ये यहाँ पे कब से हो? मैंने सीधे उनसे ये पूछा यहाँ पे कब से हो? तो बोले 7 साल से, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ये पाकिस्तान से तो नहीं है। तो फिर मैंने बोला आप यहाँ पे कितने साल से हो, ये काम कितने साल से कर रहे हो? तो वो मुझे जवाब दिया था 7 साल से मैं ये जब कर रहा हूँ। तो वो मेरे से बोल रहा था कुरान के लिए। मैं उसको बोलने वाली थी कि सिर्फ कुरान आप भी पढ़े हो क्या? लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया, नहीं बोला, क्योंकि मेरे को वहाँ पे बोलना सही नहीं लगा। तो फिर वो मेरे से, फिर इतने में उसका कॉल आ जाता है। वो फ़ोन यहाँ से निकालता है, हेलो हाँ। अच्छा, फ़ोन वो अपने, अगर हम बात करें, पैर में रखा हुआ था, लेफ्ट पैर में था। हाँ, तो लेफ्ट पैर में वो फ़ोन रखा हुआ था। एक उसके लकड़ी टाइप का कुछ चाकू वगैरह था, वो राइट में था, एक में पैर था। तो वो जब फ़ोन निकाला ना तो ऐसे वो हुआ, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये फ़ोन यहाँ पे रखा है। फिर और डाउट बढ़ा। तो फिर वो फ़ोन निकाल के बोलता है प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी मैं 35 बंदूकें भेजा हूँ और वह झाड़ी में रखी है, घाटी कोई बोला था, घाटी भेजा हूँ ऐसे करके, और लड़का वहाँ पे भेज दिया हूँ। और प्लान ए फेल, वो काम नहीं हो पाया, ऐसे करके कुछ बोला वो। तो फिर मैंने बोला कि अपने हस्बैंड को ऐसे इशारा किया। तो मैंने पहले से ही मैं अपने बहन भाइयों को सबको यहाँ से सतर्क करके लेके गई थी कि मेरी आंखों से समझना, मैं अगर ऐसे कहीं फंसते हैं तो कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला मैं फ़ोटो लेने हैं ऐसे करके। तो फिर वो मेरे हस्बैंड पीछे आए, बोले कि वो उस लड़की को फ़ोटो लेने, वो भी नहीं बोले थे मेरी वाइफ है, वो बोले उस लड़की को फ़ोटो लेने हैं जो हमारे साथ आई है, हमारे दोस्त। और आंसू मनीष बोले हमारी बहन को फ़ोटो लेने हैं। तो हम सब लोग एक जगह रुके। तो मैंने उनको धीरे से जाके खड़े होके फ़ोन लगते लगते बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ बात कर रहे हैं और ये बातें हुई हैं। तो वो मैंने बोला ऊपर नहीं जाना है हमको, सब नीचे जाने को बोलो। अब हम नीचे जाने को बोले, वो नीचे हमको लेके ही नहीं आ रहे थे।
बोले नीचे अच्छा, नहीं। अगर हम बात करें तो वो लोग आपसे भी पूछे थे कि आप अपने पति के साथ आई हैं या किसके हाँ, साथ आई? मेरे से पूछे थे आप किसके साथ आए हो, ग्रुप में कौन कौन आया है, आपके पति हैं कि नहीं है, आप मैरिड हो कि नहीं हो। तो मैंने बोला था मैरिड हूँ लेकिन पति मेरे नहीं आए हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जिस हिसाब से उन लोगों का माइंड चल रहा था, जो आपका जवाब जा रहा था उसके सीधा अगेंस्ट जा रहा था, मतलब आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड अगर हम बात करें तो बहुत तेज़ी से वहाँ पर काम कर रहा था और वही शायद जो है आपको वहाँ से वापस लेके आए। वो तो भोले बाबा की कृपा थी कि मैं हमेशा ज़्यादातर है जो जवाब देती हूँ सीधे सीधे जवाब देती हूँ। उस दिन मैंने बहुत माइंड से और उससे जवाब दिए थे कि कहीं ना कहीं मेरे को पहले से बोल दिया गया था वहाँ पे गुस्सा मत करना और बहुत अपने भोले बाबा और उनकी ज़्यादा बातें मत करना, बहुत शांति से रहना, क्योंकि आप है ना वो ऐसे समझो दूसरे देश जा रहे हो। तो यहाँ से पहले बोल के मेरे को बोला था, तो मैं उसी तरह से वहाँ पर जवाब दे रही थी और मैं सबको वहाँ पर आँख निकाल के शांत किया कराई हुई थी, मैं ही जवाब दे रही थी। फिर जो ये लड़का था ये वाला, ये आपको बताते हैं, ये वाला जो लड़का था ये आर्मी का बैग टांगे हुआ था पीछे। ये जो लड़का था मेरे भाई को बोला ये आप रुद्राक्ष की माला पहना हुआ था भाई, तो बोले आप ये माला क्यों पहने हुए हो, तो भाई बोला मेरे को इससे एनर्जी मिलती है। तो ये जो है उसको भाई को बोला तुमसे कुछ बात करनी है, ऐसे कॉलर पकड़ के लेके जा रहा था। वहाँ से फिर हमारी बदसलूकी चालू हुई थी। फिर हम नीचे आए तो ये और ये दोनों हमको नीचे नहीं मिले थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे, गायब हो गए थे। भाई से आपके ये भी बोल रहे थे कि चलो आपकी माला की मैं शक्ति चेक करता हूँ? वो भाई बोला ना मुझे पावर मिलती है, तो बोले चलो चलो तुम्हारी पावर देखते हैं, ऐसे बोले थे। तुम्हारी पावर चेक करते हैं। हाँ। अच्छा, कब आप जो है उन लोगों का वीडियोस जो है वो शूट करना शुरू करते हैं? सर हम लोग नीचे आते हैं, नीचे वहाँ पे सबसे हम उनके बारे में पूछते हैं लेकिन वो नहीं बताते हैं और हम लोगों को खींच के ले जा रहे थे। मुझे कुछ भी बचने का 1-2 मिनट के लिए तो लगा था ये लोग हमें यहाँ पे मार देंगे, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है और हमारी डेड बॉडी भी लोगों को नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये बताइए एकता जी, उस समय उन लोगों के हाथ में वेपन्स वगैरह थे या फिर नॉर्मल थे? सर नॉर्मल थे, लेकिन कुछ वो सब लोग बैग वगैरह बांधे हुए थे, उसमें क्या था मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन वो हमें खींचतान कर रहे थे और वहाँ पे सबके सामने बात नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे वहाँ चलो वहाँ पे बात करनी है, नदी के पास में लेके जा रहे थे, उस कोने में बात करनी है। तो उस टाइम पे हमें 2 मिनट के लिए मेरे को लगा कि हम लोग आज वापस नहीं जाएंगे। मेरे सारे ग्रुप के लोग, मेरे बच्चे रो रहे थे, आप मेरी बेटी से भी पूछ सकते हो, वो भी बोल रही थी मम्मा वो आपको क्यों खींच रहे थे। वो 2 दिन में नॉर्मल हुई है, कल लोग उससे आके बात किए हैं तो थोड़ा नॉर्मल हुई है, नहीं तो अच्छा, जो आपके साथ बदसलूकी किए थे, क्या कुछ किए थे जरा वो मेरे को यहाँ पे ऐसे करके मारे थे और आपके हाँ, ब्रेस्ट पे, हाँ, और मेरे दोनों भाइयों को खींच के लेके जा रहे थे और फिर हस्बैंड भी आ गए थे, उनको भी ऐसे करके बात कर रहे थे तो वो उंगली दिखा रहे थे। मैंने कहा उंगली नीचे करो, अभी तुमको बताती हूँ। अब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया था खुद की सेफ्टी कैसे करें, बस उस टाइम पे एक ही ये समझ में आया था कि हम लोग लाइव आने की वो करते हैं। मैंने कहा तुम लोग लाइव नहीं आ सकते, इनकी असलियत नहीं दिखा सकते हो कि हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। अब भाई समझ गए थे कि क्या करना है उनको। भाई तुरंत है ना, लाइव तो आ नहीं सकते थे, हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता, एक दिखाना था, वो दिखाना था। तो हम लोगों ने ऐसे थोड़ा सा वो वीडियो 30 सेकंड का, 14 सेकंड 7 सेकंड ऐसे बन पाया था, इतने में सब लोग गायब हो गए थे। लोग गुम हो गए। हाँ। अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो तमाम लोग जो है सोशल मीडिया की बुराई करते हैं, तमाम लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग बताते हैं, लेकिन शायद अगर आज एकता तिवारी अपनी बातों को रख रही हैं तो ये सोशल मीडिया की वजह है और उसकी वजह थोड़ा से मैं अपने शब्दों में आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये लाइव करती हैं तो उन लोगों को लगा होगा कि ये चीज़ें जो है अभी झम से वायरल हो जाएंगी और जब वायरल हो जाएंगी तो हम लोगों का जो प्लान है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। जैसे आप लाइव होते हैं तो आपको पूरा देश विदेश जितने भी लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं वो देखना शुरू कर देते हैं। जब एकता तिवारी लाइव की बात करती हैं तो वो इस बात से डर जाता है और वहां से गायब हो जाता है कि हमारी फोटो जो है और हमारी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी और हम लोग यहाँ पे घेरे में आ जाएंगे, इसीलिए जो है वो गायब हो जाएगा। हम लोगों को वो बहुत ज़्यादा फोर्स ऊपर जाने को कर रहे थे, हम ऊपर नहीं जाना चाह रहे थे। 500 मीटर जो हमला हुआ उससे 500 मीटर पहले से आ गए। मैं वहाँ से ही मैं चीज़ों को समझ गई थी कि क्या यहाँ पे होने वाला है। मेरे को ये नहीं पता था कि टूरिस्ट अटैक होगा, मुझे ये पता था कि ये लोग खाई वाई में जाके हम लोगों को मारना चाह रहे हैं या मार पिटाई करना चाह रहे हैं, मैं ये समझी थी। अच्छा, एकता जी, एक बड़ा सवाल ये आता है कि जब से धारा 370 हटाया गया कश्मीर से,
तब से गृह मंत्री की बात किया जाए और उसके बाद प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की बात किया जाए, ये लोग ये कहते हैं कि 370 धारा हटने के बाद जो है आतंकी पूरी तरह से घबरा गए हैं, डर गए हैं, अब जो है पूरा देश एकदम सुरक्षित है। ऐसे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिक्योरिटी क्या कितना कुछ थी? अगर हम बात करें BSF के जवान, आर्मी के जवान, वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे जब ये सब आपके साथ हो रहा था? एकदम सच्चाई और खुल के आज आप बताइए। सर मैं खुल के बताती हूँ, श्रीनगर में ओनली सिक्योरिटी थी, पहलगाम, पटनी टॉप, सोनमार्ग, किसी भी जगह पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी और कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, एक बंदा भी नहीं था। जैसे पहलगाम में एंट्री करते हो आप तो 2 लोग होते हैं ना एंट्री पे, तो जैसे हम लोग अपने जौनपुर में आते हैं कोई एंट्री पे बहुत होता है, बस वहीं थे। टूरिस्ट प्लेस पे कोई भी नहीं था। मैं तो वहाँ पे 7 डेज कश्मीर का विजिट की हूँ, मुझे श्रीनगर के अलावा कहीं पे भी कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिली है, ना लोकल पुलिस मिली है, ना आर्मी से, ना BSF से, ना आर्मी से, कोई भी नहीं मिला है। और मैं ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। अगर वो लोग होते ना तो मैं वहाँ पे तुरंत स्टंट लेती। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि डर जाऊँ। मेरे को वहाँ पे मैं स्टंट कैसे लेती जब कोई था ही नहीं? तो मेरे को तो ये लग रहा था ये लोग सब मेरे को मार देंगे, और मेरे को मारते मेरे को चलता है। मैं अब भी कहती हूँ मेरा डर नहीं है, मेरे को मेरी फैमिली का डर था। मेरे 2 बच्चे थे और वहाँ पे मेरे को एक खच्चर वाला मेरे कान में आके बोला, मैम छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ आप यहाँ से निकल जाइए, अभी निकल जाइए। तो वो बोला तो मुझे लगा पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन मुझे निकलना चाहिए। तो मेरे साथ तब निकलती हैं। मेरे साथ जितनी भी थी वो सारी लेडीज़ें थी और सब के सब फैमिली वाले मेरे ऊपर भेजे थे, तो मुझे उनको सेफ पहुँचाना था घर पे। अब समझ लीजिए कि एकता तिवारी जो है इस बातों को कैसे रख रही हैं। साहब इनके साथ जब वो चीज़ें घट रहा था तब अब समझ लीजिए कि ये कैसे वहाँ पर फेस कर रही थी। अच्छा, जब वहाँ से आप निकलती हैं कब आपको ये पता चलता है एकता जी कि वहाँ पर अटैक हो गया? सर मेरे को इस बात का तो बाद में पता लगता है, लेकिन मैं बीच में आई थी तो मैंने बोला था कि मेरा वहाँ पे लड़ाई हो गया है। एक से हमने मुरब्बा और अचार वगैरह लिया था, वहाँ पे उनसे चाय भी पिए थे हम लोग, और हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो हम फायर वाला वो बैठ के तापे थे, मैं उसका वीडियो भी बनाई हूँ, तो मैं वहाँ पे बताई हूँ। आपको पता है हमारे साथ वहाँ पे क्या हुआ? वो लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे थे और आज तो हमें लगा ही नहीं था, लगा था सीधे सीधे कि हमारी फ़ोटो पे हार लग गया। हम हंसते हंसते बोल रहे थे, उनसे बता रहे थे आज तो हमारे फ़ोटो खिंच गया था, बस हार लगना बाकी रह गया था, ऐसे हम उनको बता रहे थे। तो बोल रहे मैम आप हमको कॉल करती। मैंने कहा भैया मैं आपको कैसे जान रही थी बताना, मुझे थोड़ी पता था कि आप हेल्प करेंगे, वहाँ के लोग ही हेल्प नहीं कर रहे थे हम लोगों की। तो फिर हम लोग, मैंने सोचा था मैं जीजू को ये 35 बंदूकों वाली बात बताऊंगी घर जाके। जीजू जो है वो आपके वहाँ CISF में है? CISF में ऐसा ही है। अच्छा, ये सही है। हाँ, तो मैंने सोचा था मैं जीजू को सारी बातें बताऊंगी, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे जब ये सारी घटनाएं आपकी घटी तो आप अपने जीजू से कब बताती हैं? अटैक होने के बाद ये बात बताती हैं कि पहले ही बता दिया था? अटैक होने के बाद बताती हूँ। जब इसके बड़ी मिस्टेक हो गई। बहुत बड़ी मिस्टेक सर, वहाँ पे फ़ोन काम करता नहीं है, और सबसे पहले मेरे वहाँ पे बच्चे वगैरह रो दे रहे थे, उनका ध्यान रखना। और ट्रैवलिंग में आप जानते ही हो उस सब में मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। मुझे अगर कहीं पे भी लगता कि वो अटैक आगे भी कर सकते हैं, या मेरे को तो लगता था बदतमीजी की है, पैसे वैसों को लेने के लिए हमसे पैसे वैसे लेना चाह रहे थे, और या फिर हमारे साथ मारपीट करना चाह रहे थे, मुझे ये लगा था। और मैं 35 बंदूकों वाला जो लड़का था वो उन दोनों से अगल था, उनसे बात नहीं कर रहा था, तो मेरे को लगा ही नहीं था कि, मेरे को लगा कि वो सब अगल है, वो अकेला है। तो मैंने कहा मैं जीजू से जाके वहाँ पे ऐसे बताऊंगी। अब जैसे ही वहाँ पे पता लगा कि पहलगाम में हमला हो गया है, वो तो तुरंत मैंने सारी माइंड मेरे को क्लिक हुई। मुझे धर्म वगैरह का तो बाद में वीडियो देखी, मैंने कहा साला मेरे से भी तो धर्म वगैरह पूछ रहा था। मैं तुरंत 1076 पे कॉल की थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, और मैं इन लोगों को 2 लोगों को उसमें से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे, लेकिन वहाँ से वो एक मैम उठाई थी, वो मेरी बात सुनी, हाँ हाँ करती नहीं, और कोई रेस्पॉन्स नहीं की। उसके बाद फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं कैसे करूं। उसके बाद फिर मैंने अपने जीजू को बताया, जीजू मैं ये मेरे से ऐसे ऐसे बोला है और इन 2 को मैं पहचान रही हूँ। तो जीजू बोले कि लोकल में किसी को बताओ। मैंने कहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किसको बताऊं। फिर मेरे को बस मेरे को ब्रेन ट्यूमर है, मेडिसिन खाई, मैं 2 घंटे रेस्ट की, और फिर मैं जैसे ही उठी तो सबसे पहले मैं अपना स्टोरी लगाई, उसमें टैग की सबको, CM योगी और PM मोदी और इन सबको जो था, मैं टैग करके वो स्टोरी डाली। आपको बता दें मित्रों कि एकता तिवारी के साथ जो कुछ हो रहा था वो पूरा देश इस समय देख रहा इन्हें, और इनकी बाइट जो है वो अब नेशनल चैनलों पर चलाया जा रहा था। एक सवाल तो ये भी है, जब 8 साल का बच्चा वहाँ की सारी सच्चाई उगलता है तो लोगों के जो है वो दिमाग
दिमाग की बत्ती जो है वो जल जाती है। वो ये भी बताया 8 साल का बच्चा जो अब जब अगर हम बात करें अब उसके पिता का साया जो है उसके सिर से उठ गया है एकता तिवारी जी, लेकिन वो भी ये बताया कि वहाँ पर मेरे सामने मेरे पिताजी को मार दिया गया और वहाँ पर न कोई सुरक्षा न कोई इस प्रकार की। अच्छा, अगर ऐसे में अगर हम बात करें तो भारत सरकार से और तमाम शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एकता तिवारी जी क्या कुछ कहेंगे? फेलियर, सिक्योरिटी के नाम पे फेल था। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी होती तो मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, जहाँ पे जो हुआ है वो तो बहुत ज़्यादा हुआ है। वो सब लोगों के 27 लोग मारे गए, ज़िंदगी खराब हो गई। अब सोचिए 35 बंदूकें वहाँ पे गई हैं तो कितने लोग मारे गए होंगे, हमें 27 का तो अभी पता लगा है। हाँ, और क्योंकि मैं वहाँ पे देख के आई हूँ, कम से कम वहाँ पे 5 से 6 हज़ार लोग रहते हैं, तो 27 लोग ही कैसे मारे गए। तो अच्छा, वहाँ पर भीड़ भाड़ घूमने वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, हर जगह से आते हैं। जब मेरे मना करने के बावजूद भी कुछ लोग होते हैं ना, सुनते नहीं है, मैं मना करती हुए आ रही हूँ, वापस चलो, सेफ नहीं है, वापस चलो। उसके बाद भी 4 से 5 खच्चर वापस आए, बाकी के जाए जा रहे थे। सब लोग जाए जा रहे थे और उनका मेरे को लग रहा है 20 तारीख को प्लान था, लेकिन हम लोग ऊपर नहीं गए और हमारी उनसे बदतमीजी हो गई, तो वो चलाई, उसीलिए वो प्लान फेल हो गया। वो फोन में ये भी कहते हैं कि ये प्लान जो है वो फेल हो गया। ए प्लान ब्रेक फेल, ए प्लान ब्रेक फेल बोले, प्लान बी। और मैं बंदूकें 35 भेजाऊँ, जैसे ही वो देखा कि मैं उसको देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो वो फिर अपनी कश्मीरी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज थी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, उसमें बात करने लग गया था थोड़ा और उधर जाके बगल में जाके। हाँ। अच्छा, ऐसे में अगर हम बात किया जाए कि शुभम अगर बात करें, शुभम की पत्नी और शुभम जो है वो वहाँ पर पहुँचे थे और शुभम की पत्नी जो है अपने पति को खो दिया इस घटना को लेकर। जब इस घटना को आपने देखा तो आपके हृदय को क्या लगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपके साथ, वो हर एक्टिविटी जो है वहाँ पर हुई? सर, मुझे सबसे ज़्यादा ये लगा, काश मैं वो चीज़ें बता पाती, काश मैं पहले आके कॉल या किसी को बता पाती। मुझे खुद पे गिल्ट फील हो रहा था कि क्यों मैंने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं था सर। मेरे पास साथ जो गए थे ना, मैं उनकी पहले सोच रही थी, तो मैंने सोचा काश मैं ये बता देती कि 35 बंदूकें और ये बात हो रही हैं, हो सकता है उसी से जुड़े हुए होते ये चीज़ें, और ये जो हमला होने वाला था, काश क्या पता टल जाता। मुझे खुद पे गुस्सा आ रही थी और मैं भोले बाबा से बोली हुई थी कि आपने मेरे को क्यों नहीं हिंट दी और मैं क्यों वहाँ पे ये चीज़ें बोली नहीं। और मेरी बेटी को भी लेके आपको मैं दिखाती हूँ, कल भी वो मेरी बेटी जा रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मामू लोग के ऐसे पकड़ के ले जा रहे थे, मैंने देखा था। खींच के ले जा रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मामू लोगों को खींच के ले जा रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं इसलिए रोने लग गई थी। वो क्यों खींच के ले जा रहे थे, मैं उसको जवाब नहीं दे पा रही हूँ इस चीज़ का अब तक। पूरा देश जो है अब वो एक सवाल पूछ रहा है, इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार कौन है? तमाम लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें, भारत एक्शन में है, तमाम चीज़ें जो है वो कंट्रोल किया है। वाटर स्ट्राइक की बात किया जाए, वीज़ा रद्द की बात किया जाए, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जहां पर गृहमंत्री जी सुरक्षा की बात करते हैं और ये कहते हैं कि भारत देश के लोग जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन एकता तिवारी जो है वहाँ से होकर आई हैं और क्या कुछ कह रही हैं ये सीधा आप कैमरे पर सुन रहे हैं। अगर हम बात करें, तमाम दर्शक जो है इस समय आपको लाइव, लाखों लोग इस समय आपको देख रहे हैं, सभी के लिए अगर मूड बनाएं कभी वहाँ पर जाने के लिए, घूमने के लिए, क्या कुछ कहेंगे एकता जी? मैं ये कहूँगी कोई भी वहाँ पे ना जाए, क्योंकि कोई भी सेफ्टी नहीं है, कोई भी वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। और सिक्योरिटी होती तो ये चीज़ें होती नहीं कि मैं वहाँ पे घूम के आई हूँ। वो तो भगवान की देन थी और बड़ों का आशीर्वाद था, जिनकी वजह से हम वापस आ गए, नहीं तो उम्मीद तो थी नहीं। 2 मिनट को तो हमें लगा था, आँख बंद कर लिए थे कि हम वापस जाएंगे ही नहीं। आपको ये चीज़ें लगने लगी। एक गलती वही आपसे सबसे बड़ी गलती हुई कि जो आप टाइम रहते हुए बताया। मैं टाइम रहते हुए, मेरा फ़ोन नहीं ऑन हुआ, फ़ोन पठानकोट में जाके ऑन हुआ। उसके बाद भी रात हो गई थी तो मैं सो गई थी और अगले दिन फिर मैं पहुंच के बाबा विश्वनाथ के दर्शन वगैरह करने में लग गई। तो मैं उनको धन्यवाद के लिए मैंने बोला था, अगर हम सेफ पहुँचते हैं तो मैं वहाँ पर जाके जल चढ़ाऊँगी और कथा कराऊँगी, तो मैं वहाँ उसमें लग गई। फिर जैसे ही देखा कि पहलगाम की न्यूज़ आ रही है तो मैं तो शॉक्ड हो गई। फिर वो स्क्रैच जारी हुए तो और शॉक्ड के वो दोनों हमारे साथ में थे। और तो फिर पूरा चीज़ें आपको याद आने लगी? पूरी चीज़ें याद आने लगी कि काश मैं जीजू को पहले बता देती, किसी से वाईफाई लेके। थोड़ा बहुत तो वाईफाई हम कभी कभी यूज़ कर ही रहे थे, तो मेरे को खुद पे ही गुस्सा आ रहा था।
तो आप ये देख सकते हैं हमारे साथ एकता तिवारी थी मित्रों, बातचीत कर रही थी, क्या कुछ इनके साथ हुआ, पूरी घटना का जिक्र जो है वो पूरी तरह से एक एक पॉइंट जो है वो बताया है। बाकी फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।